नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत भारत बंद की खबर के साथ 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इस भारत बंद की वजह से जनता हलकान हो गई है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पहली तस्वीर पटना के गांधी सेतु की, जहां पर बिहार की लाइफलाइन गांधी सेतु इस वक्त जाम है और इस जाम में हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने अपने समर्थकों के साथ आगजनी और प्रदर्शन किया। गांधी सेतु पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा और बंद समर्थक आरजेडी विधायक के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हाजीपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां NH 22 पर लंबा जाम लग गया। लोगों के इस जाम की वजह से यात्री जो है वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। NH 22 की तस्वीर है। हंगामे की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद। पटना के जंक्शन गोलंबर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें बंद समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की है। सड़कों पर निकले वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए, लोगों को इन वाहनों से नीचे उतारा गया। आम लोगों की आवाज बुलंद करने के नाम पर आम लोगों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने। और सिर्फ सड़क मार्ग पर ही इस बंद का असर नहीं है, रेलवे यातायात की बात कर लीजिए, रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की रोकने की बात कर लीजिए। जहानाबाद से तस्वीर सामने आई, जहां पर बंद समर्थक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और रेलवे के परिचालन पर भी इस बंद का असर अब साफ नजर आता हुआ। आरा से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर संपर्क क्रांति को रोक दिया गया। दरभंगा से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई और हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक हर जगह ये बंद समर्थक जो हैं वो पहुंचकर बंद कराते हुए लोगों को अब इस वक्त इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद की वजह से सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है और हर जगह से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोग इस जाम की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। और पटना जंक्शन गोलंबर की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पटना जंक्शन गोलंबर की तस्वीर, और इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि अगर आज सड़क पर बाहर निकलेंगे तो किस तरह की परेशानी से उन्हें दो चार होना पड़ेगा। ये उस जगह की तस्वीर जहां पर वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए, बंद समर्थकों ने लोगों को गाड़ियों से नीचे उतार दिया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से जबरन गाड़ियों को रोका जाता है, खाली कराया जाता है, भीषण जाम की स्थिति लग गई। तस्वीरें आपके सामने, जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि नारायण ने। कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और तमाम जो लोग हैं, इससे जुड़े हुए संगठन हैं, वो सड़कों पर आकर के नाराबाजी कर रहे हैं। और देखिए, हम अभी पटना जंक्शन के सामने चौराहे पे हैं और पटना जंक्शन के सामने चौराहे पर ये पूरी तरह से सड़क पर जाम हो गया है और नारेबाजी शुरू है। उस कानून का, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और पीछे में देखिए लंबी कतार लगी हुई है बसों का, जिसमें आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस ढंग से ये मांग रख रहे हैं, ये ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के लोग हैं और ये लोग जो है ये मांग जो कर रहे हैं वो बंद कर रहे हैं। मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के ऊपर जो 3 काला कानून लाया है उसको खत्म करो, MSP को लागू करो, बिजली बिल को खत्म करो, चारों श्रम कोड को खत्म करो, परिवहन एक्ट जो गलत तरीके से परिवहन लोगों पर लागू किया है। किसान निकल करके अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं किए, तो किसान तो कभी बड़ा आंदोलन अभी तक किसान भी बड़ा आंदोलन किया है। आज बहुत सारे किसान यहाँ हैं और आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ, डीजल और पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ, लाइसेंस में फी में बढ़ोतरी के खिलाफ आज पूरे देश में समय का पुकार है, संयुक्त आंदोलन। बिल्कुल है। यहाँ पर तो MSP का जो सरकार घोषणा भी करती है वो भी बिहार के किसानों को नहीं मिल रहा है। औने पौने दाम पर किसान आज बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए ये बस है, यहाँ पे तमाम लोग बसों में बैठ करके अपना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ इन लोगों के द्वारा रोका जा रहा है और बस को यहाँ से निकलने नहीं दिया जाता। ये एक परेशानी जो है वो यहाँ पे जो लोग सवारी एक जगह से दूसरी जगह जाना है उन लोगों को मुसीबत हो रही है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप
क्या क्या कह रहे हैं? कि हम लोग इसके बाद नहीं चलाएंगे, बंद कर देंगे जाके गाड़ी ऑफिस। ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी साइड करो, हम लोग लगाने जा रहे हैं, बंद कर देंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? गांधी मैदान जाना है, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप जरा देखिए कि यहाँ पे जो बस जो है वो सरकारी बस है, ये जा रही है यहाँ से गांधी मैदान, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो है वो रोका जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और इस मिशन के तहत उन्होंने बताया कि कैसे डिजिटली लोगों को इस कोरोना काल में कोविन ऐप का जिक्र कर लीजिए या तमाम वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप टीकाकरण का हिस्सा हो पाए, कितनी मददगार साबित हुई। सीधी तस्वीर आपके सामने। वो नौजवान जो किडनी की बीमारी से परेशान था, किसी को पैर में तकलीफ, किसी को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, उनके चेहरे मैं कभी भूल नहीं पाता हूं। आज आयुष्मान भारत ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। थोड़ी देर पहले जो फिल्म यहां दिखाई गई, जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई, उसमें खास करके उन माताओं बहनों की चर्चा विस्तार से की गई है। बीते 3 सालों में जो हजारों करोड़ रुपए सरकार ने वहन किए हैं, उससे लाखों परिवार गरीबी के कुचक्र में फंसने से बचे हैं। कोई गरीब रहना नहीं चाहता है। कड़ी मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के लिए हर कोई कोशिश करता है, अवसर तलाशता है। कभी तो लगता है कि हाँ बस अब कुछ ही समय में गरीबी से बाहर आ जाएगा, और अचानक परिवार में एक बीमारी आ जाए तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। फिर वो 5-10 साल पीछे उस गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। बीमारी पूरे परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं आने देती है, और इसलिए आयुष्मान भारत सहित हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है, वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है, वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। नए अस्पताल या नए शहर में जब मरीज जाता है तो उसको फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अभाव में उसको सालों साल से चली आ रही फाइलें लेकर चलना पड़ता है। इमरजेंसी की स्थिति में तो यह भी संभव नहीं होता है। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों का बहुत सा समय भी बर्बाद होता है, परेशानी भी ज्यादा होती है, और इलाज का खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए कि इस वक्त कोरोना के दौर में डिजिटली इन तमाम व्यवस्थाओं ने लोगों की किस कदर मदद की है और आने वाले वक्त में लोग इससे किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। बदलाव की जरूरत है और ऐसे में हर आने वाले वक्त के साथ नई नई चुनौतियों का सामना भी हम कर रहे हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो भारत बंद की वजह से आज तमाम जगहों पर आम यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरभंगा की तस्वीर देखिए, जहां पर
लोग किस तरीके से परेशान नजर आए। रेल यातायात पर सीधा असर इस बंद का नजर आया। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच जाते हैं। पहले सुबह संपर्क क्रांति जो है उसे रोक दिया गया इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से और बिहार संपर्क क्रांति को घंटों रोके रखा गया। मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद ट्रेन का परिचालन बहाल हो पाया। सड़क मार्ग से लेकर रेल सेवा तक सब कुछ इस वक्त प्रभावित है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर जहानाबाद की है, जहां पटना से गया जा रही पैसेंजर ट्रेन को इन समर्थकों की तरफ से रोका गया और घंटों हंगामा किया जाता है। बंद समर्थकों के हंगामे की वजह से रेल यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। और भोजपुर की तस्वीर, जहां पर आपको इन बंद समर्थकों की ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जिन बंद समर्थकों ने आज जमकर हंगामा किया है। बंद समर्थन करने के लिए ये सड़क पर जरूर उतरे, लेकिन आम आवाम की आवाज उठाते उठाते आम आवाम को ही परेशान कर दिया है। यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर CPI-ML के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद समर्थकों ने आरा अरवल स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया गया। भोजपुर की ये तस्वीर आपके सामने। तो 3 कृषि कानूनों में सुधार की मांग को लेकर के इन समर्थकों की तरफ से आज सड़क पर बवाल काटा जा रहा है। झारखंड की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बोकारो में भी बंद समर्थक पहले सुबह से सड़कों पर नजर आ रहे हैं और लोगों को इस वजह से आवाजाही से लेकर के रेल यातायात हो या फिर सड़क मार्ग, हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो में इसे लेकर संयुक्त मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। भारत बंद कराने के दौरान नेता आम राहगीरों से भी उलझ जा रहे हैं। इस वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आपके सामने बोकारो की तस्वीर। और बोकारो के बाद हम आपको गढ़वा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर इन बंद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। इन बंद समर्थकों की तरफ से राह पर निकले आम लोगों को किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसकी एक बानगी इन तस्वीरों में, जहां पर गढ़वा में पहले सुबह से ये बंद समर्थक सड़कों पर नजर आए और इन बंद समर्थकों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। NH 75 विपक्षी पार्टियों की तरफ से NH 75 पर सड़क को जाम कर दिया गया। हैरानी की बात यह कि इस बंद में केवल JMM के नेता और कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। इसके बावजूद यहां पर जमकर हंगामा किया जाता है। पुलिस को बुलाना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा और तब जाकर आम राहगीर जो इस वक्त परेशान थे उन्हें राहत मिल पाई। तस्वीरें आपके सामने गढ़वा की। तमाम विपक्षी पार्टियां किसान विरोधी जो 3 काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा जो पारित किया गया है उसे वापस लेने के लिए, और आज महंगाई जो आसमान छू रहा है, चाहे वह पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, खाने का पदार्थ, सरसों तेल होगा, जो आसमान छू रहा है, इसके विरोध में आज तमाम विपक्ष पार्टियों का किसानों के समर्थन में आज उसी के कड़ी में, भारत बंद के कड़ी में आज गढ़वा जिला भी बंद है। और आरा में देखिए बंद समर्थक जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता, और ये बंद समर्थक लोगों से ही उलझ गए, आम दुकानदारों से उलझ गए। बंद समर्थन में ये उतरे हुए थे क्योंकि विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल है और अब ये विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं सड़क पर बंद का आह्वान कराते हुए लोगों से जबरन दुकानें बंद करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आरा की, जहां पर बंद के दौरान लोगों से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता उलझते हुए दिख रहे हैं। आरा शहर की ये तस्वीर है, जहां शहीद भवन रोड के पास झड़प हो जाती है। स्थानीय दुकानदारों को समझाने के बाद जाकर मामला शांत हो पाता है। सड़क जाम करने के लिए पहुंचे हुए थे ये कार्यकर्ता, जिन लोगों ने दुकानें खोल रखी थी उनसे जबरन दुकानें बंद कराई जाती हैं, जिस दौरान आम नागरिक और ये कार्यकर्ता आपस में ही उलझते हुए दिखे। खबर खगड़िया से, जहां पर आपसी रंजिश में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही लोगों के बीच आपसी रंजिश थी और इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतकों का आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। 2 से 3 की संख्या में बदमाश पहुंचे, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और आपसी रंजिश में ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है।
2 लोगों की हत्या कर दी गई है। किशन चौधरी और हरबोल यादव, 2 जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान इस रूप में की गई है। किशन चौधरी और हरबोल यादव, जिन्हें आपसी रंजिश में मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन इन दोनों ही शख्स के आपराधिक रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं, जिन्हें आज आपसी रंजिश में गोली मारी गई। खबर बेगूसराय से, जहां पर एमबीए छात्र के शव को बरामद किया गया है। रेलवे ट्रैक के पास गड्ढे से एमबीए छात्र के शव की बरामदगी हुई है। परिजनों ने कहा है कि पहले अपहरण की गई और अपहरण के बाद हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और अब इस पूरे घटना के पीछे वजहों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। तमाम बिंदुओं पर इस वक्त पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल जारी है। लोहियानगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। जयपुर में ये छात्र जो है एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। 25 सितंबर से ये छात्र लापता बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये छात्र घर से सब्जी लाने के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में परिजनों ने इससे लेकर थाने में मामला दर्ज कराया और बच्चे के शव की बरामदगी अब कर ली गई है। गड्ढे से शव की बरामदगी, और इस युवक का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है। 25 तारीख के 8 बजे रात्रि में सब्जी खरीदने बाजार आया, उसके बाद लौटा नहीं, तो हम लोग गुमशुदगी का एक आवेदन लोहियानगर ओपी में दिया और कल ही शाम में दिया था और आज सवेरे पता चला कि उसका गड्ढा में बॉडी है, तो निकाला गया, तो वही था। अब स्पष्ट जो है पोस्टमार्टम में। सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, इस घटना के पीछे, इस हत्या के पीछे कोई वजह सामने आ पा रही है? 25 तारीख से ये युवक लापता था, शव की बरामदगी अब जाकर हुई है। जी देखिए, अभी तक ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्र की हत्या हुई है या किस ढंग से मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार मामले की छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभिभावक हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये छात्र 25 तारीख से ही सब्जी खरीदने जब गया था उसी वक्त से लापता था। हालांकि अभिभावकों ने जैसा बताया है, जो पुलिस को इस बात की सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है इस पर गंभीरता से नहीं तफ्तीश किया गया। और आज जब इसका शव गड्ढे में मिला है तो इसके सर पर चोट भी नजर आ रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिसकी हत्या करके किसी ने इसके शव को गड्ढे में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक पुलिस किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा माजरा क्या है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। और चक्रवाती तूफान गुलाब का असर बिहार में भी नजर आ रहा है। जी हाँ, इसके असर की वजह से बताया जा रहा है जो अब तक मॉनसून 30 सितंबर तक वापस लौट जाना था, वो अब 1 सप्ताह और आगे खिंच सकती है। यानी कि 7 अक्टूबर तक अब ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मॉनसून जो है वापस लौटेगी और इस वजह से हल्की से लेकर मध्यम बारिश जो है बिहार के कई जिलों में होती हुई नजर आएगी। हल्की और मध्यम बारिश होगी। मौसम में बदलाव की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविश नारायण। गुलाब चक्रवाती तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिला है। गुलाब चक्रवाती तूफान पिछले दिनों उड़ीसा और आंध्रा के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराया, जिसके बाद बारिश जो है वो हो रही है। इसका असर जो है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो उसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लगातार जो नमी है वो बिहार के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रही है और इसके साथ ही जो चक्रवातीय हवा है उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल झारखंड के होते हुए बिहार में भी दिखाई पड़ रहा है। सबसे जो बड़ी बात यह है जो इसका असर दिखाई पड़ रहा है कि बिहार के जो मानसून है, मानसून की अवधि में इसका विस्तार हुआ है। जी हाँ, पहले मानसून 30 सितंबर तक खत्म हो जाना था, लेकिन ये मानसून 7 दिन और बढ़ गया है। मतलब 7 अक्टूबर तक ये मानसून जो है वो अब बिहार में रहेगा। और ये मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून के बढ़ जाने से जो है वो कहीं कहीं बारिश जो है वो होती रहेंगी। यहाँ के मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि बिहार के कई जगहों पर हल्की और मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो होगी और ये जो प्रभाव है मानसून का वो 7 दिन बढ़ जाने से कह सकते हैं कि नमी जो है वो लगातार बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की जो तीव्रता है वो बिहार के होते हुए हिमालय के तराई क्षेत्रों में बना हुआ है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार के कई क्षेत्रों में जो है वो बारिश होगी।
बारिश होने वाले जो ज़िले हैं उसमें पटना, भागलपुर, जमुई, बांका, खगड़िया और मुंगेर जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पे हल्के और मध्यम दर्जे के जो बारिश है वो होती रहेगी। तो इस गुलाब जो चक्रवातीय तूफान है उसका सबसे बड़ा जो असर ये दिखाई पड़ रहा है कि जो मानसून है वो बढ़कर 7 दिन और हो गया है, जिसके कारण 7 अक्टूबर तक मानसून बिहार में बना रहेगा। पहले कहा जा रहा था कि ठंड जो है वो जल्दी आएगी, लेकिन मानसून के 7 दिन बढ़ जाने से ये और कह सकते हैं कि नमी जो है और बढ़ी रहेगी और बिहार के कई ज़िलों में जो बारिश होने वाली है इसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ ललकार पर हर भारतीय को नाज है। जिस बेटी ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से स्टैंड लिया, जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने रखे, उसे लेकर अब सब भारतीय नाज कर रहे हैं। लॉ नगरी जमशेदपुर से विश्व मंच तक के सफर पर पहुंची अपनी इस बेटी स्नेहा दुबे पर झारखंड को नाज है। Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. स्नेहा दुबे यूएन में भारत के प्रथम सचिव, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। भारत की बेटी स्नेहा दुबे, जिन्होंने विश्व मंच के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। विश्व मंच पर भारत की इस बेटी की धमक का हर कोई कायल हो गया है। हो भी क्यों नहीं, लौह नगरी की धरती से निकलकर विश्व मंच तक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इस बेटी का संघर्ष भी बड़ा है। जमशेदपुर का केबल टाउन स्नेहा दुबे के जज्बे, उनकी लगन, उनके लक्ष्य की कहानी का गवाह रहा है। हालांकि केबल टाउन में स्नेहा दुबे का सिर्फ जन्म हुआ, बचपन बीता, लेकिन सारी शुरुआत यहीं से हुई थी। हुआ जाए, यहाँ बेटा के जन्म हुआ, इसके बाद बेटी हुई। बेटी बहुत चंचल थी शुरू में। स्नेहा दुबे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, इतना उसको एडवांस बना दिया था, बहुत तेज हो गई थी। 2000 तक स्नेहा के पिता आज बंद पड़े इस केबल कंपनी में इंजीनियर थे। काबिल इंजीनियर थे, बेटियां काबिल थी, इसलिए केबल कंपनी बंद होने के बावजूद स्नेहा दुबे के पिता को गोवा में अच्छी नौकरी मिली और जो लक्ष्य जमशेदपुर में स्नेहा दुबे ने बनाया था उसे हासिल भी कर सकी। स्नेहा दुबे के पिता इंजीनियर तो मां टीचर हैं। जमशेदपुर में स्नेहा दुबे का जन्म हुआ, केबल टाउन में उनका बचपन बीता। जमशेदपुर से उनका परिवार गोवा चला गया। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में 112वें रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की। विदेश मंत्रालय मैड्रिड में भारतीय उच्चायोग में उन्होंने सेवा दी है। फिलहाल यूएन में भारत के प्रथम सचिव हैं। पूरे विश्व में रहने वाले भारतीयों के साथ जमशेदपुर भी अपनी बेटी स्नेहा दुबे पर नाज कर रहा है। नाज करे भी क्यों नहीं, घर की बेटी ने विश्व मंच पर भारत का अभिमान बढ़ाया है। जमशेदपुर से प्रबंधन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।